प्राचीन काल के राजा महाराजाओं की सत्ता से लेकर आज के हमारे विशाल लोकतांत्रिक सिस्टम तक ये सफ़र आखिर तय कैसे हुआ। आज की इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि सदियों से समाज खुद को कैसे चलाता आ रहा है और वे कौन से बुनियादी नियम हैं जो आज हमारे और आपके जीवन को आकार देते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब किसी भी गंभीर बात पर जाने से पहले जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक बहुत ही रोमांचक खेल चल रहा है, लेकिन अचानक टीम के कप्तान रेफरी की बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दें और तो और वो नियम पुस्तिका यानी रूल बुक को भी उठाकर किनारे फेंक दें। तो क्या होगा? जाहिर है मैदान पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? कोई फैसला नहीं हो पाएगा, खिलाड़ियों में झगड़े होंगे और खेल का तो पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। सच कहूं तो हमारा समाज भी बिल्कुल एक ऐसे ही खेल की तरह है। बिना नियमों के हमारे समाज में भी वैसी ही अराजकता फैल सकती है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम सत्ता किसके पास है इस बुनियादी सवाल से शुरुआत करेंगे, फिर अलग अलग सरकारी प्रणालियों की तुलना करेंगे, लोकतंत्र के फायदे देखेंगे, हमारी सर्वोच्च नियम पुस्तिका यानी संविधान को समझेंगे, उसके बनने की कहानी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि नियमों के अनुसार जीवन असल में कैसा होता है। बस यही है हमारा आज का सफर। भाग 1, सत्ता आखिर किसके पास है। अभी हमने जो उस खेल में बिना नियमों वाली अफरा तफरी की बात की ना, ठीक उसी से बचने के लिए समाज को एक पक्की व्यवस्था की सख्त जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है सरकार की। सरकार असल में वो सिस्टम है जो देश का सुचारू रूप से प्रबंधन करता है। वो नियम बनाती है और सबसे अहम बात, वो ये सुनिश्चित करती है कि देश में सुरक्षा और व्यवस्था कायम रहे। सोचिए, अगर ये सिस्टम ना हो तो हमारे समाज रूपी इस खेल में कभी निष्पक्षता आ ही नहीं सकती। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमें अक्सर लगता है कि सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज करती है, नागरिकों के कल्याण का ध्यान रखती है, सुरक्षा और रक्षा तो है ही, और यहाँ तक कि हमारे ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत को भी बचाकर रखती है। मतलब इसका दायरा वाकई बहुत व्यापक है। भाग 2, सरकारी प्रणालियों की तुलना। चलिए देखते हैं कि शासन चलाने के तरीके क्या-क्या हैं। इतिहास गवाह है कि शासन की इन प्रणालियों में हमेशा एक तरह की जबरदस्त टक्कर रही है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है राजतंत्र, जहां सत्ता पूरी तरह से वंशानुगत होती है, यानी राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। दूसरी तरफ है तानाशाही, जहां कोई एक व्यक्ति अपनी ताकत और बल के दम पर पूरा कंट्रोल हथिया लेता है। लेकिन इन दोनों के बिल्कुल उलट है हमारा लोकतंत्र। यहाँ ताकत का असली सोर्स कोई राजा या तानाशाह नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देश की जनता होती है ना कमाल की बात? अब तानाशाही जमीनी स्तर पर कैसी दिखती है, इसे समझने के लिए जरा उत्तर कोरिया के शेन की कहानी पर गौर करते हैं। यहाँ सरकार का अपने नागरिकों की निजी जिंदगी पर इतना सख्त कंट्रोल है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ बाल कटवाने तक के कड़े नियम तय हैं। सैन्य सेवा एकदम अनिवार्य है, हर पल आप पर निगरानी रखी जाती है, और वैश्विक इंटरनेट जैसी बुनियादी चीज वो तो वहां मौजूद ही नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, लोकतंत्र के फायदे यानी जनता की असली ताकत। अब देखिए, एक सच्चा लोकतंत्र हवा में नहीं चलता, बल्कि कुछ बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिका होता है। इनमें सबसे खास है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भी भेदभाव के वोट देने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जो पूरे सिस्टम को एकदम निष्पक्ष रखती है और सरकार की जवाबदेही तय करती है। भाग 4, सर्वोच्च नियम पुस्तिका यानी हमारा अपना संविधान। किसी भी शानदार लोकतंत्र में ये पक्का करने के लिए कि सत्ता हमेशा जनता के हाथों में ही रहे, एक मास्टर दस्तावेज की जरूरत होती है। और हमारे देश में यही दस्तावेज हमारा संविधान है। यही वो अल्टीमेट और एकदम निष्पक्ष नियम पुस्तिका है, जिसे खेल शुरू होने से पहले रूपक के तौर पर कहें तो रेफरी और सभी खिलाड़ियों को मानना ही पड़ता है। ये दस्तावेज सिर्फ सरकार को रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि एक मजबूत ढाल बनकर हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 389। जब हमारे देश की सबसे बड़ी नियम पुस्तिका को बनाने का महायज्ञ शुरू हुआ था, तो संविधान सभा में कुल इतने ही शुरुआती सदस्य थे।
ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों, संस्कृतियों और समुदायों की आवाज़ थी। हाँ, ये सच है कि विभाजन के बाद ये संख्या घटकर 299 रह गई थी, लेकिन ये नंबर हमें बताता है कि हमारे संविधान के निर्माण में कितनी विशाल और अद्भुत विविधता शामिल थी। भाग 5, संविधान का निर्माण। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को करीब से देखते हैं। साल 1946, यही वो साल था जब संविधान सभा का गठन हुआ और इसके साथ ही शुरू हुआ तीखी बहसों और गहरी चर्चाओं का एक बहुत लंबा दौर। करीब 3 साल की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इस महान दस्तावेज को अपना लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसका सबको इंतजार था, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरे देश में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। भारतीय संविधान की सबसे खास बात है इसका विशाल आकार। जब ये बना था तब इसमें 22 भाग थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समाज की नई ज़रूरतें सामने आईं, ये भी बढ़ता गया और आज इसमें 25 भाग हो गए हैं। अपनी इसी व्यापकता के कारण आज भी ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लिखित नियम पुस्तिका होने का रिकॉर्ड बनाए हुए है। अब उस समय संविधान सभा के अंदर कैसा माहौल था और लोगों की भावनाएं क्या थीं, वो इसे कोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। 22 नवंबर 1949 को बेगम एजाज रसूल ने कुछ बेहद दमदार शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था, महोदय, भारत की महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता की अपनी सही विरासत में कदम रखने पर खुश हैं। यह एक ऐसा आदर्श है जिसे भारत ने लंबे समय से संजोया है। उन्होंने यह याद दिलाया कि समानता कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राचीन भारत के आदर्शों का ही एक अटूट हिस्सा है, जिसे ये नया गणराज्य फिर से जीवित कर रहा है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, नियमों के अनुसार जीवन। हम अक्सर सोचते हैं कि संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसमें लिखी गई वो भारी भरकम बातें जमीनी हकीकत में कैसे बदलती हैं। ये समझना बहुत ही शानदार है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी नागरिक को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। या फिर जब प्रस्तावना न्याय की बात करती है, तो इसका मतलब है कि नौकरी की जगह पर आपकी जाति या आपके लिंग की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर मिलेंगे। मतलब वो लिखे हुए नियम सीधे हमारी रोजमर्रा की आज़ादी से जुड़े हैं। और इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। ये पूरी तरह से एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ये समाज की आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार खुद को ढालता रहता है। पिछले कुछ सालों के इन अहम संशोधनों को ही देख लीजिए, चाहे वो 101वां संशोधन हो जिसने जीएसटी के जरिए टैक्स सिस्टम को एक कर दिया, 103वां संशोधन जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, या 104वां संशोधन जिसने SC/ST प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया। इसका मतलब साफ है, हमारा संविधान देश के साथ साथ लगातार विकसित हो रहा है। तो इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते जरा इस एक अहम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। संविधान ने हमें एक बेहतरीन और निष्पक्ष नियम पुस्तिका तो दे दी है, लेकिन क्या हमारे समाज ने सच्चे मायनों में उस लोकतांत्रिक समानता और न्याय के आदर्शों को पूरी तरह हासिल कर लिया है? या फिर इन नियमों को सही ढंग से लागू करने का वो खेल अभी भी जारी है? आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।